जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। टीओडी विशेष में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तीनों सेनाओं के मुखिया यानी चीफ्स की इतनी क्या मजबूरी रही कि उनको टीओडी में सरकार की हाँ के साथ हाँ मिलाना पड़ा, उनको टीओडी में फ़ायदे दिखे। तो साथियों, ये उनकी मजबूरी रही है या मजबूरी है कि उनको आगे राज्यपाल, मंत्री, सीडीएस जैसे पद चाहिए, इसलिए उन्होंने सेना को कमज़ोर करने वाली साजिश में हाँ मिला दी। अब साथियों, आज इस वीडियो में मैं एक हमारे पुराने जनरल सैम मानेकशॉ की जीवनी के ऊपर, ये जीवनी हमारे ही देश के एक रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, जो हाल ही में केंद्र सरकार में मंत्री है, उन्होंने लिखी। जनरल सैम मानेकशॉ के आदर्शों और उनकी मूल्य और नीतियों को जानते हुए भी जनरल वीके सिंह ने टीओडी का समर्थन किया। साथियों, ये यदि इनके दिलों पे हाथ रख के पूछा जाए तो ये कहेंगे कि टीओडी सेना के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ये अभी टीओडी को अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि इनको आगे चल के रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल, मंत्री, सीडीएस, संतरी जैसे पद केंद्र सरकार में चाहिए। अभी इनके पास मुद्दा 1 रैंक 1 पेंशन 2 का नहीं है, मिलिट्री सर्विस पे बराबर करने का नहीं है, रेगुलर आर्मी भर्ती पिछले 2 साल से नहीं हुई है, वो मुद्दा नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम सीएपीएफ के लिए लागू करवाना, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन टीओडी के पीछे पड़ गए, जो कि एक व्यर्थ की योजना है जिसको मैं कुछ भी नहीं समझता। इसलिए ये मांग है कि टीओडी को जल्द से जल्द देश हित में, युवाओं के हित में और भारतीय सेना के हित में अभी का अभी वापस ले ली जानी चाहिए। अब साथियों, मैं आपको जनरल सैम मानेकशॉ की जीवनी की कुछ एक पंक्तियां यहाँ पे आपको पहले बताऊंगा और उसके बाद हम आगे इसमें विश्लेषण करेंगे। आइए। जनरल सैम मानेकशॉ सभी जवानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे और वो एक हंसी और खुशी मिजाज के व्यक्तित्व के धनी थे। वो जब भी सैनिकों के बीच में जाते थे तो सैनिकों का हौसला आसमान में होता था। उनका जो पूरा नाम है वो सैम होरमोमजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था। अब एक किस्सा है कि 1942 यानी दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चों पर एक जापानी सैनिक ने अपनी मशीन गन की 7 गोलियां उनकी आंतों, जिगर और गुर्दों में उतार दी। अब उनकी जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वीके सिंह, जो कि बाद में जनरल बने, उन्होंने बताया कि उनके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर सैम मानेकशॉ के सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि मर्द फौजी को मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जाता। जब मानेकशॉ घायल हुए थे तो आदेश दिया गया था कि सभी घायलों को उसी अवस्था में छोड़ दिया जाए, क्योंकि यदि घायलों को उठा के वापस लाएंगे तो जो दुश्मन सेना है वो हावी हो जाएगी और उसमें व्यर्थ का समय बर्बाद होगा। इसलिए साथियों, उनमें से एक थे जनरल सैम मानेकशॉ, उनको भी मर्द अवस्था में यानी मरने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन जब जनरल जवानों के लिए कर सकता है तो जवान जनरल को ज़रूर वापस अपना बेस्ट देंगे। तो उन्हीं में से जवानों में से एक सूबेदार शेर सिंह, वो सैम मानेकशॉ के अर्दली थे। उन्होंने लड़ाई के बीच में सैम मानेकशॉ को अपने कंधों पे उठा के पीछे लेके आ गए। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मानेकशॉ, जो घायल थे, जिनके 7 गोलियां गुर्दे, आंत और जिगर में उतर चुकी थी, उनको वापस लेके आए। वापस लाने के बाद उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टरों ने उन पर अपना समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। इसके ऊपर सूबेदार शेर सिंह ने डॉक्टरों की तरफ अपनी भरी हुई राइफल तानते हुए कहा था, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठाकर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वे हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। अब साथियों देखो, जवान और अफसर
के बीच में कितना अच्छा बंधन था कि एक सूबेदार डॉक्टर के ऊपर गोली चलाने के लिए सहमत हो गया कि वो उसके अफसर का, उसके कमांडर का इलाज नहीं कर रहे हैं। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होगा साथियों। आज के ज़माने में जिस प्रकार आप देख रहे हो टीओडी में अफसरों ने किस प्रकार समर्थन किया है, तो इनकी जवान कभी भी मदद नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन में भी जाते हैं तो जवान को आगे रखते हैं और अफसर गाड़ी में बैठा रहता है और जवान जैसे ही ऑपरेशन करके आ जाते हैं। अपने कमांडर के लिए एक सूबेदार साहब ने दूसरे को गोली मारने के लिए तैयार हो गए। अब उनके बाद डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, पूरी गोलियां निकाली, लेकिन उनकी आंत का एक क्षतिग्रस्त हिस्सा जल्दबाजी में उन्होंने काट दिया। उसका ट्रीटमेंट करना उन्होंने उचित नहीं समझा, उन्होंने उस हिस्से को काट के फेंक दिया। फिर भी जनरल सैम मानेकशॉ जिंदा बच गए और उनको 1946 में लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ को सेना मुख्यालय दिल्ली में तैनात कर दिया गया। 1948 में जब वीपी मेनन कश्मीर का भारत में विलय कराने के लिए महाराजा हरि सिंह से बात करने श्रीनगर गए तो सैम मानेकशॉ भी उनके साथ थे। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद सैम को बीजी कोल के स्थान पर चौथी कोर की कमान दी गई। उन्होंने चौथी कोर की कमान संभालते ही सैनिकों से कहा कि आज के बाद आप में से कोई भी जब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते, और ध्यान रखिएगा ये आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। बहुत ही बहादुर एक मिलिट्री कमांडर थे साथियों। आगे अब मेन उनकी जो कहानी है वो अब आएगी। देखिए, एक बार की बात है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान सीमा क्षेत्रों का दौरा करने के लिए बेटी इंदिरा गांधी के साथ गए। वहाँ पे सैम के एडीसी ब्रिगेडियर बहराम पतांग की अपनी किताब सैम मानेकशॉ द मैन एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि सैम ने इंदिरा गांधी से कहा था कि आप ऑपरेशन रूम में नहीं घुस सकती क्योंकि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। इस बात पे इंदिरा उनसे चिढ़ गई। अब इसका जो वापस बदला है कि इंदिरा गांधी उनके ऊपर नाराज हो गई। तो उसके बाद 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी चाहती थी कि वे मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारतीय सेना हमले के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मानेकशॉ ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती है या नहीं। उन्होंने कहा हाँ। तो इस पर मानेकशॉ ने कहा कि मुझे 6 महीने का समय चाहिए, मैं गारंटी देता हूं कि जीत आपकी होगी। इंदिरा गांधी के साथ उनकी बेतकल्लुफी के कई हिस्से मशहूर थे। अब साथियों, इसके साथ साथ में अभी हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के दबाव में भी हमारी सेना दबते हुए नजर आ रही। लेकिन इसके ऊपर में मैं आपको एक यहाँ पे जो किस्सा इसमें लिखा हुआ है वो बताना चाहता हूँ। उनके मिलिट्री असिस्टेंट रहे लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे एक कर्नल से कहा, यू देयर, ओपन द विंडो। तो इस पर वह कर्नल उठने लगा। तभी सैम मानेकशॉ कमरे में प्रवेश कर चुके थे। रक्षा सचिव की तरफ मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी अफसर से इस टोन में बात नहीं करेंगे। ये अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। इस बात पर उस जमाने के बहुत ही शक्तिशाली आईसीएस अफसर हरीश सरीन को उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। तो ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये किस्से आपको क्यों सुनाए। साथियों, ये मैंने किस्से इसलिए सुनाए हैं कि यदि ऐसा विल पावर हो जो किसी राजनीतिक हालातों के सामने झुके ना, जो ब्यूरोक्रेसी के सामने झुके ना, जो सेना की स्थिति के अनुसार चले, उसे असली लीडर कहते हैं। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार टीओडी के साथ तीनों सेना प्रमुखों की सहमति आई है, तो ये दबाव में ली गई है। साथियों, ये दबाव उनके ऊपर स्पष्ट झलक रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इनके ऊपर ये दबाव महसूस किया जा रहा था क्योंकि इनके पास मीडिया के सवालों के सही से जवाब भी नहीं थे। तो सेना को कमज़ोर करने के लिए यदि कोई ऐसा आदेश आता है तो उस प्रेशर में, उस दबाव में आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है। आप सेना के जनरल, एडमिरल और एयर मार्शल है। आप ये कह सकते हैं कि ये टीओडी सेना के लिए अच्छी नहीं है, ये सेना को कमज़ोर कर देगी। यहाँ पे सैनिक चाहिए, ना कि टूरिस्ट। साथियों, जनरल सैम मानेकशॉ ने
सेना के तैयार ना होने के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री को लड़ाई लड़ने के लिए मना कर दिया था, तो क्या हमारे जो अभी के जनरल है उनके अंदर इतना विल पावर नहीं है कि टीओडी में कमजोरियां ही कमजोरियां है, इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब अपने स्वार्थ की बात आ जाती है कि हमें मंत्री पद चाहिए, हमें राज्यपाल पद चाहिए, हमें सीडीएस पद चाहिए, तो कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्या जाता। तो साथियों, मैं आज सेनाओं से, तीनों सेनाओं के प्रमुखों से और जो भी टीओडी का समर्थन करते हैं उनसे और देश के मुखियाओं से कहना चाहता हूं कि टीओडी को बिना देरी के वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये टीओडी जिसका योजना का नाम आपने सोच समझ के अग्निपथ रखा है, आज देश में सभी सड़कों को अग्निपथ बना दिया है। और इस प्रकार आगजनी के अंदर हमारे देश जो लिपट चुका है उसको बचा लिया जाए और जल्द से जल्द वापस एक समीक्षा बैठक बुला के और टीओडी को वापस लेने का ऐलान कर दिया जाए। और इस टीओडी में आपको ये दिख रहा था कि इससे आपका रक्षा बजट और पेंशन बजट कम होगा, तो आपको मैं एक सुझाव भी यहाँ पे दे देता हूँ कि आप जितने भी मिनिस्ट्रियल कैडर है, आप जितने भी आर्मी ऑफिसर्स के कैडर हैं, आप जितने भी आईपीएस, आईएएस, आईसीएस, आईएफएस, जितने भी प्रकार के आपके कैडर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें सभी अफसरों और कर्मचारियों के लिए टीओडी लागू कर दें, तो आपका जो पूरा का पूरा सैलरी और रक्षा पेंशन बजट है वो संतुलित हो जाएगा और हर एक कर्मचारी और अफसर को 5 साल के लिए टीओडी के तहत मिनिस्ट्री और अन्य विभागों में नौकरी दी जाए और उसके बाद उनको निकाल दिया जाए और उसके बाद नेक्स्ट और 5 साल के लिए दूसरे कर्मचारियों और अफसरों को बुलाया जाए। तो इस प्रकार साथियों, पूरा देश जो अभी देश में गरीबी की हालत है वो हर एक परिवार में एक आदमी को रोजगार जरूर मिलने लग जाएगा यदि 5 साल का टर्नओवर होगा तो। और इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। आप सेना के ऊपर राजनीति करना बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। इस वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आप वीडियो का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बिंदास आवाज़ सुनने के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।